अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में एक बार दोबारा खुशामदीद। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका असल ताल्लुक़ 18 साल पहले तक पाकिस्तान के एक बड़े पुररौनक शहर कराची से था। और आज से 18-19 साल पहले, 18 साल तक या 19 साल तक जब पूछते हैं, ये कराची पाकिस्तान को खैर बात कहकर हमेशा के लिए परदेसी हो गए और अमेरिका में जा बसे। किस स्टेट में है, किस शहर में है, क्या वजूहत बनी, अभी क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, वापस आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, सारी बातों पर ज़रा लंबी डिस्कशन चलेगी। सैकल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैकल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशरफ भाई। क्या हाल है सैकल भाई? अल्लाह करम जी, गुजर रही है। आप सुनाइए, होपफुली सब खैरियत से होगा वहाँ पे आपके पास। वो बिल्कुल ठीक ठाक। वो आमिर लियाकत साहब पूछते थे ना, मज़ा आ रहा है? तो पाकिस्तान छोड़ के मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा साहब, बिल्कुल मज़े का तो नहीं पता कि मज़ा किस हद तक आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था पाकिस्तान छोड़ने का। और अगर दो लफ्ज़ों में आप पूछें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जी मज़ा कर रहे हैं बिल्कुल, जिस हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए जी। अच्छा, मैं सही हूँ? आपने 18 साल पहले ही छोड़ा था कराची? बिल्कुल, मैंने 18 साल पहले इनफैक्ट सितंबर 2007 के अंदर 2007 के अंदर मैंने कराची छोड़ा था और सिंस देन हम परदेसी हो गए। मैं अगर जान सकूं, ज़्यादा पर्सनल नहीं है, तो पाकिस्तान कराची छोड़ने की वजह क्या थी? अच्छा साहब, जब मैंने कराची में वो ज़माना था जिस वक्त मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी और एक कंपनी होती थी मोबिलिंक, आई थिंक अभी भी है वहाँ पे, उसके अंदर जॉब हुई थी, अच्छी जॉब थी, करियर अच्छा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि शादी का मौका आ गया, शादी हुई, वाइफ का मेरा ताल्लुक़ अमेरिका से था। काफ़ी कन्फ्यूजन था, ऐसा था कि एक डिलेमा था कि यहाँ पे रुकें, एक करियर आगे नज़र आ रहा था, एक अच्छी कंपनी में जॉब थी, सारा कुछ था। दूसरी तरफ ये था कि शायद जो कि हम बचपन से पैदा होते हैं और सुनते हैं कि यार बाहर की दुनिया, ख़ासतौर पे अमेरिका और ये कंट्रीज़, मतलब हमारे जहन में एक तरीके से बस जाता है, तो वही एक जहन में था, तो सोचा कि सही है जी, ट्राई करते हैं। तो पाकिस्तान छोड़ा, मोबलिंग से रिज़ाइन किया और वहाँ से जो है अमेरिका आन पहुँचे। और जब आप अमेरिका पहुंचे तो जो आपने कुर्बानी दी इतने अच्छे करियर की, इतना बड़ा शहर कराची कोई छोटा शहर तो है नहीं, तो आपको लगा, आप किस स्टेट में गए थे, किस शहर में गए थे, और आपको क्या लगा, आपको क्या फीलिंग आई कि अच्छा फ़ैसला था, बुरा फ़ैसला था? दिल ने क्या गवाही दी कि क्या हुआ है आपके साथ? जी बिल्कुल, शिकागो के अंदर आया मैं क्योंकि पहले से रिलेटिव्स, वाइफ की कुछ फैमिली यहाँ पे थी, और शिकागो के अंदर जब आए तो लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट दिखी। हर चीज़, मौसम का आप ले लें या फिर किसी भी तरीके से आप किसी भी चीज़ का मुवाजना कर लें, पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ था। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन शुरू का टाइम जो होता है किसी भी इमिग्रेंट के लिए एक टफ़ टाइम होता है। ऐसा टाइम भी आया कि अशर साहब के हॉस्पिटल पहुंच गए, स्ट्रेस की, मतलब टेंशन की गोलियां खाने लगे, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने ऐसा लगा, शाम होती थी दिल डूबता था, रात होती थी, यहाँ का मौसम, यहाँ की सारी चीज़ें मुख्तलिफ थी। तो ऐसा लगता था जो अमेरिका हमने टीवी के अंदर देखा था, जिसमें जेम्स बॉन्ड जो है जनाब हेलीकॉप्टर से लटक रहा है और बिल्डिंग्स पे छलांग लगा रहा है, ये वो, उसके पीछे भी एक अमेरिका है, एक दुनिया है जो कि थोड़ी मुख्तलिफ है उससे। या सीधा सीधा क्या है ना, आप तो नौजवान थे, अभी भी माशाल्लाह नौजवान है। वो बे वॉच वगैरह आ रहा होता था तो हम सोचते थे शायद वैसे ही होगा अमेरिका। सर बिल्कुल, वो जो हम बेवॉच, वो होता ही है कि जैसे आपकी एक, इन अदर वर्ड्स, आपकी एक फेसबुक की लाइफ होती है और आपकी एक रियल लाइफ होती है, तो बिल्कुल यही है अमेरिका, कि वो एक बे वॉच, वो मूवीज़, वो सारी दुनिया एक थी, बड़ी रंगीन दुनिया अमेरिका के अंदर। और दूसरी दुनिया वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनके नीचे भी एक दुनिया बसती है, जहाँ पे स्टोर्स हैं, लोग उन पे जॉब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भाग दौड़ कर रहे हैं, और वो उनकी ज़िंदगी है। तो वही ज़िंदगी शुरू हुई। लेकिन ओवरऑल आपका जवाब देने के लिए कि जी अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सो फार। नहीं तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, भाभी बाय बर्थ ही अमेरिकन है, तो आपके साथ एक ऐसा पार्टनर था, तो फिर आप अकेलापन क्यों फील किया आपने, मतलब क्यों दिल उदास हुआ आपका? दिल इसलिए उदास हुआ जी कि पाकिस्तान के अंदर जब आप होते हो ना अशर साहब, तो वहाँ पे एक आपका सोशल सर्किल बनता है, आप लोगों के साथ ग्रो होते हो, एक कल्चर आप लेके चलते हो, एक आप सारे ट्रेंड्स, ट्रेडिशन, हर चीज़ जानते हो।
लोग आपको सलाम करते हैं, घर से निकलते हो तो आपको अच्छा लगता है कि बाहर लोग आपसे मिल रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। एक इज़्ज़त आपको फ़ील होती है कि एक इज़्ज़त, और इंसान को तमाम चीज़ों के अलावा, पैसा ये वो तमाम चीज़ों के अलावा एक इज़्ज़त भी चाहिए होती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ थी। जब यहाँ आए जनाब, तो यहाँ तो हम एक नंबर की तरह थे, हमें अनदर वर्ड सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया, हम एक नंबर की तरह थे, हमारे को ना कोई जानता था ना कुछ। तो बड़ा अकेलेपन की फीलिंग हुई, ऐसा लगा कि यार पता नहीं ये फ़ैसला सही था नहीं था। काफ़ी दफ़ा रिकंसिडर करने की कोशिश की, लेकिन आ गए थे। वाइफ की फैमिली यहाँ थी, लेकिन वो सारे दोस्त यार, वो सारा मोहल्ला, वो सारे अजीज़ व अकारिब छूट गए थे, जिसका एक तरह से दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ़ थी। अच्छा, और आप कराची में, मैं गलत नहीं हूँ तो फेडरल बी एरिया से आपका ताल्लुक था? जी बिल्कुल, फेडरल बी एरिया से ताल्लुक़ था। अच्छा, तो वहाँ आकर आपने फिर जो आप बोल रहे हैं रिकंसिडर किया, तो ये पहले ही साल में, पहले ही महीने में हो गया या कुछ टाइम लगा इसको कि नहीं यार मैं वापस चला जाऊँ? नहीं जी, पहला साल बहुत मुख्तलिफ, पहला महीना जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। पहला और दूसरा महीना तो समझ लें अमेरिका की दुनिया में आप सड़क क्रॉस करना ही सीख रहे होते हैं, और आप लोगों के साथ इंडल्ज होना ही सीख रहे होते हैं, सब कुछ सीख रहे होते हैं। तो पहला महीना ऐसा नहीं था। वो उस वक्त तो बस हर चीज़ हो रही थी, विद द फ्लो जा रहे थे। 3-4 महीने गुजरे तो समझ में आया कि क्या करना है। तो हमेशा एक परदेसी जब एक दूसरी दुनिया में आता है, ज़्यादातर, मैं सबके बिहाफ पे नहीं कहूँगा, कि वो ये सोचता है कि जनाब आ तो गए हैं, इतना टाइम देंगे, 3-4 साल 5 साल देंगे, कुछ यहाँ से पैसा जमा करेंगे या कुछ यहाँ से थोड़ा सा अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करेंगे और जाके वापस पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करेंगे, जो कि हमारे जहन में भी था कि भाई 5-6 साल 4 साल दे के यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये था शुरू में जहन में। जिस वक्त 2007 का जो अमेरिका था, आप आए थे, और अभी के अमेरिका में कितना फ़र्क आ गया? अशर साहब, एक चीज़ ज़रूर हुई थी 2007 के अमेरिका में, जो कि हमारी किस्मत कह लें आप, कि हम पाकिस्तान से निकले, यहाँ पहुँचे, और 2008 के मिड में जो है रिसेशन आ गया। तो वो ज़माना देखा कि जिस बैंक में आके अकाउंट खोला था, जहाँ पे जो भी 2 डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट्स खोले थे, सारी चीज़ें की थी, वो बैंक्स बंद होने शुरू हो गए, चीज़ें मूव होना शुरू हो गई, पुराने बिजनेसेस क्लोज होने शुरू हो गए। जिसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि उस ज़माने में घर बड़े सस्ते हो गए थे, तो हमने घर ले लिया। घर जो उस ज़माने में मिसाल के तौर पे $3 लाख का था, वो 1,20,000 की रेंज में आ गया, इस तरह से आ गए। तो हमने एक घर ले लिया, और जिससे थोड़ा सा फ़ायदा हो गया कि आप रेंट की दुनिया से निकल गए और आप उसमें आ गए। बाकी ये है कि उसके बाद शुरू के कुछ साल टफ़ थे, डिफरेंट था। उस वक्त का अमेरिका जो है वो, उस वक्त पैसे खर्च करते हुए फ़िक्र नहीं होती थी कि जनाब कुछ बाहर जाके ग्रॉसरी कर रहे हैं और आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। आज का अमेरिका पहली दफ़ा लगता है कि लोग फ़ील करते हैं कि इन्फ्लेशन का जो असर है वो इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो कि उस वक्त ऐसा नहीं था। ये मुख्तलिफ अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में नाक अड़ाने की वजह से, जंगों की वजह से, यूक्रेन वगैरह बाकी उधर उधर हिमायतों की वजह से, या फिर कोरोना का जो टाइम गुजरा उसने, जहाँ दुनिया में इन्फ्लेशन आई, अमेरिका में भी आ गई, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? कोरोना की वजह से? देखें, जहाँ तक अमेरिका के दुनिया के मामलात में मदाखलत का ताल्लुक़ है, वो आज से नहीं है, बहुत पुराना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सही है। इस दफ़ा पिछले 1-1.5-2 साल में जो चीज़ें हो रही हैं वो भले मुख्तलिफ हैं, लेकिन उससे पहले का अमेरिका हमेशा से एक मदाखलत थी पूरी दुनिया में, एक सुपर पावर के तौर पे, जिस तरीके से भी ले लें। जब कोरोना आया है और उसके बाद से अमेरिका ने किया है कि पैसा बहुत प्रिंट किया है, लोगों को जो है इन्होंने चेक्स दिए हैं इस चीज़ के कि फ़लाना जी आपके मेडिकल की टर्म्स में आपको इसका चेक मिल रहा है, या फूड की टर्म्स में आपको इसका चेक मिल रहा है, इतने अरसे से आप घर पे बैठे हैं उसका चेक मिल रहा है। उससे हुआ ये कि जब इतना सारा पैसा मार्केट के अंदर थ्रो करता है कोई मुल्क, प्रिंट करता है, तो ज़ाहिर उससे इन्फ्लेशन आती है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना इन्फ्लेशन का, जिससे महंगाई हुई। अब आपकी कमोडिटीज़ तो वही रहती हैं, आपकी दाल चावल रोटी चीनी तो उतनी ही है, उतनी फसल उग रही है, लेकिन जो है पैसा बहुत है। कहते हैं ना, टू मच मनी चेजिंग लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स, राइट? दैट कॉज द इन्फ्लेशन। तो वही हुआ। तो सही है। अच्छा, इब्तदाई दिनों का कोई वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आप कह रहे हैं यार दिल डूब जाता था शाम के ढलते सूरज के साथ ही, तो कोई बात याद है कि नहीं यार वो एक लम्हा था, बड़ा मुश्किल था, और अब उसको याद करके आपको अच्छा लगता हो कि चलो यार बुरे दिन थे वो गुजर गए? यार अशर साहब, बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा अभी जो जहन में है वो ये है कि जॉब कर ली थी, एक सबवे रेस्टोरेंट था, सुबह से जॉब करते थे, रात के 11 बजे बंद होता था। रात के 11 बजे जब बंद करते थे तो 11:04 पे एक बस आती थी जो पकड़नी होती थी, अगर मिस कर दो तो सुबह तक कोई बस नहीं होती थी।
तो भागते हुए उस बस को पकड़ने जाते थे। तो उस बस स्टॉप पे खड़े होते थे, सर्दी लग रही होती थी, वहाँ से बारिश, अक्सर यहाँ गीला वेदर रहता है शिकागो के अंदर, तो वो जो गाड़ियाँ हैं वो साएँ साएँ करके, जो हमारा एक उर्दू का वर्ड है, साएँ साएँ करके सामने से गुजर रही होती थी। वहाँ काँप रहे होते थे, डर भी लगता था। और ऐसा कभी कभी इतनी सर्दी से हालत ख़राब हो जाती थी कि जो सामने से टैक्सी कैब्स या जो गाड़ियाँ जा रही होती थी, दिल चाहता था कि यार कुछ देर के लिए रुकें और हमें 5 मिनट अंदर बिठा लें कि हमारी सांस बहाल हो जाए। सही है ना? तो कभी कभी बस के इंतज़ार में ये होता था, तो वो एक तकलीफ़ दे अमल था। आज भी वहाँ से गुज़रते हैं तो वो पुरानी सारी मेमोरीज़ जो हैं दोबारा से दिमाग के अंदर एकदम से गुजर जाती हैं उस मेमोरी लेन से, और लगता है कि देखो यार क्या ज़माना था। तो ये है। हाँ हाँ। अच्छा, वो आपने सबवे में नौकरी की और उसके बाद और इस तरह की कुछ जॉब्स की होंगी। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तो माशाल्लाह आप सरकारी नौकर हैं और बहुत बड़े इदारे में हैं। तो ये आप वहाँ जाके आपको पढ़ना पड़ा, इक्विवेलेंट स्टडीज़ करनी पड़ी, या उसके बगैर ही आपको मिल गया? जी अशर भाई, मैं वहाँ से अंडरग्रेड की डिग्री लेके आया था कराची से। उसके बाद मुझे यहाँ पे दोबारा ऐसा लगा कि मुझे शायद पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ की डिग्री के साथ जब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, मार्केटिंग की डिग्री थी मेरे पास, तो मुझे सेल्स की इस तरह की जॉब्स मिल रही थी जो मैं करना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने यहाँ से फिर मास्टर्स करने के बजाय, क्योंकि मास्टर्स में पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, तो इकनॉमिकल रास्ता इख्तियार किया और दोबारा से मैंने अंडरग्रेड किया फाइनेंस के अंदर। अच्छा, फाइनेंस में अंडरग्रेड कर लिया। उसके बाद जॉब करने गए तो उस ज़माने के लिहाज से $16-17 एन आवर की जॉब मिल रही थी, जो कि लगा कि नहीं यार ये शायद वर्कआउट नहीं करेगी हमारे लिए। तो नहीं किया। करते कराते कुछ दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने हमें आईटी की तरफ राग़िब कर दिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ गए, और वहाँ पे फिर पहला प्रोजेक्ट किया। और उसके बाद करते कराते आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अर्से काम किया। उसके बाद कुछ साल पहले जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए। तो इस वक्त यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उसके साथ मैं काम करता हूँ। अच्छा, सही है। ब्राउन लोगों के अगेंस्ट या उन लोगों के साथ जो बिहेवियर है गोरों का, जो वहाँ के अपने लोकल गोरे हैं अमेरिका के, उन लोगों का कुछ मुतासिब है, बड़े फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग है, और स्पेशली वो एशियंस जो मुसलमान भी हों, उनके अगेंस्ट बिहेवियर कैसा है? अशर साहब, ये कहते हैं ना, इंसान अपना सेल्फ रेफरेंस लेके आता है, उसका एक अपना रेफरेंस होता है। हर इंसान अपने मिजाज के मुताबिक दुनिया को समझता है और उससे उसका जो है वो फीडबैक निकालता है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मामले में काफ़ी बेहतर रहा, अच्छा रहा। गोरे के अंदर जो मैंने टॉलरेंस देखी, जो बर्दाश्त देखी फॉर पीपल ऑफ कलर, राइट, हम सारे डिफरेंट कलर के लोग हैं, ब्राउन और दूसरे, वो बहुत ज़्यादा देखी। उसके लिए शायद एक इंसान पहले आता है बनिस्बत इसके कि कोई रंग आए या उस तरीके की कोई मुतासिब किस्म की सोच जहन में आए। तो बस में भी बैठा करते थे, बाज़ार भी जाया करते थे, रेस्टोरेंट भी जाया करते थे, और हर जगह गए, और कभी भी ऐसी सच कोई फीलिंग नहीं आई, सिवाय इक्का दुक्का कहीं पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि हमारे साथ जो है वो मतलब सेकंड डिग्री सिटीज़न वाला या किसी ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि एक आम इंसान के साथ यहाँ पे नहीं किया जाता। तो बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट था और कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, आप ज़ाहिर बात है बहुत यंग एज में चले गए। हम गो के पोर्ट सिटी में रहे हैं, मैं भी कराची में रहता रहा हूँ, आप भी रहे हैं, लेकिन जो पोर्ट सिटी की जो अय्याशी होती है, जो मज़े होते हैं कि हमें तो स्विमर होना चाहिए था, बहुत अच्छा फिशरमैन होना चाहिए था, या इस तरह की हम लोग के अंदर चीज़ें हम नहीं कर पाते कराची में रहने के बावजूद। क्या आपने इब्तदाई दिनों में आपको लगा कि यार मैंने अमेरिका में आके कौन से ऐसे शौक़ पूरे किए जो आपको लगता था कि नहीं यार मैं कराची या पाकिस्तान में नहीं कर सकता? यहाँ पे आके काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उस ज़माने में एक बास्केटबॉल की टीम ज्वाइन की, बास्केटबॉल खेला, एक क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन की, एक शिकागो जायंट्स के नाम से टीम थी, उसके साथ खेला। इसके अलावा स्विमिंग वगैरह ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत कॉमन है, हर जगह आपको ये मिल जाता है। अभी आपने स्विमिंग की बात की तो काफ़ी अरसे तक अपने जिम के अंदर, फिर उसके बाद एक पार्क डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर अच्छा खासा स्विम किया, मैं कहता हूँ, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि आज तक जो है वो चल रही है, जो मतलब वर्कआउट और इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आए, हमेशा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखा। तो
तो चल रहा है। तो काफ़ी प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, काफ़ी चीज़ें की। वो अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क में ऐसी हैं कि सिटी जो है आपके लिए उसी एरिया के अंदर ऐसे पार्ट डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम लाता है जो कि इकनॉमिकल होते हैं। आप उसके अंदर चाहे बास्केटबॉल खेलो, आप अपने आप को इंगेज करो, आप अगर सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं। तो उन काफ़ी प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया जो कि अपॉर्चुनिटी कभी पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं देखी थी, या किसी एक एलीट क्लास के लिए हमेशा वो अपॉर्चुनिटी होती थी, आम इंसान के लिए नहीं होती थी। कभी शुरू में आके फंसे किसी चीज़ में कि कभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, कभी चीज़ें पता ना हो, कोई परेशानी का शिकार हुए हो, कभी ऐसे कोई मसाइल हुए? बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन इतनी सारी चीज़ें हैं जहन में हमेशा रहती हैं कि एक दफ़ा एक सिटी है, अरोरा सिटी है, जो कि इलिनॉय शिकागो के अंदर है, करीब है शिकागो के, थोड़ा सा साउथ वेस्ट में। वहाँ पे ड्राइव कर रहे थे, पता था नहीं, दोस्तों ने बताया हुआ था कि जनाब जब भी पीछे लाइटें जलें, लाल पीली नीली लाइटें जलें, तो आपने जो है ना स्लो डाउन हो जाना होता है। इसका मतलब है पुलिस वाला रोक रहा है। अंधेरा बहुत हो रहा था, तेज़ जा रहे थे, एकदम से लाइटें जल गईं। अच्छा, क्योंकि कभी पाकिस्तान में इस तरह से पुल ओवर नहीं हुए थे या पुलिस वाले ने पीछे से रोका नहीं था, तो ऐसे लगा कि शायद कोई पीछे लाइटें जला रहा है और हमसे रास्ता मांग रहा है। और तेज़ हो गए, वो लाइटें और करीब आ गई, और तेज़ होने की कोशिश की, तो एकदम से उन्होंने जो है वो एक उनकी सर्च लाइट टाइप की होती है वो मारी, जिसने काफ़ी आंखों से ब्लाइंड कर दिया। फिर रुक गए कि जनाब पता नहीं क्या हो रहा है, कौन क्या चाह रहा है। पीछे से लगा कि पुलिस वाला ही होगा। साइड पर रुके तो पुलिस वाला आया काफ़ी गुस्से में, कहता है कि Why didn't you stop when I was trying to stop you? कि मतलब क्यों नहीं रुके जब मैं रोकना चाह रहा था। मैंने कहा जनाब मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, आई एम सॉरी, आई एम न्यू हेयर, और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि आप क्या चाह रहे हैं। मैं समझ रहा था आप रास्ता मांग रहे हैं। तो वो एकदम सरप्राइज हो गया, मतलब वो एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि ये शख्स ये सोच रहा है कि रास्ता मांग रहे हैं। हालांकि नहीं पता था, ऐसा लग रहा था कि शायद रास्ता मांग रहे हैं, तो और तेज़ हो गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर 2 टिकट दिए। एक टिकट दिया मिडल ऑफ द लेन चलाने का, कि लाइन्स के बीच में चला रहे थे आप। दूसरा टिकट दिया स्पीडिंग का, और वो टिकट्स काफ़ी भारी पड़े थे। कोर्ट के लिए जाना पड़ा और सारा कुछ करना पड़ा उस ज़माने में। लेकिन आप इसको कंपेयर करें, आपकी इज़्ज़त नफ्स कम से कम मजरूह नहीं हुई, माली नुकसान तो हुआ। अब यही आप अप्लाई करें कराची में, पुलिस वाला पीछे आ रहा है तो पहले बोलेगा ओए, और अगर आप नहीं रुकेंगे और उसको मुश्किल से रोकना पड़ा, पहले तो वो रोक के अगर मुझे रोकेगा तो माँ बहन की गालियाँ देगा, दूसरी बात मुझे वहीं लिटा के मारेगा इज़्ज़त नफ्स की ऐसी की तैसी कर देगा। तो कम से कम ये एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं हुआ, ये एक फ़र्क था। अच्छा, अब साइकिल आपके बच्चे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, तो उनकी पढ़ाई में, स्कूलिंग वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह के बारे में क्या आपको डिफरेंस लगता है कि भाई अमेरिका में चीज़ें हैं पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, या आपको लगता है कि जैसे अमेरिका में वैसे पाकिस्तान में भी है? अच्छा साहब, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। यहाँ पे जब आप जॉब करते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको आपकी उस जॉब की सैलरी में से ही सर्टेन अमाउंट कंपनी रख लेती है, और आपको उसमें से मंथली हेल्थ केयर के कार्ड मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो हॉस्पिटल्स में जाके। तो हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए मौजूद है। उसमें से सर्टेन अमाउंट वो आपका ले लेते हैं। इट्स बिटवीन $800 and $1600 अ मंथ, डिपेंड्स आपकी इनकम कितनी है और आपका किस तरह का हाउस होल्ड है। तो वो उसके बाद आपको सिर्फ एक को पे करनी होती है जब आप हॉस्पिटल विज़िट करते हो, $30 या $40 डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम जिसके अंदर आप हो अपनी जॉब की तरफ से। तो वो आप देते हो और आपका सब कवर कर लेते हैं उसके बाद वो। तो बहुत अच्छा निज़ाम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। और स्कूलिंग के बारे में, जैसे हमारे यहाँ स्कूलिंग में तीन होते हैं ना, एक सरकारी, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए स्कूल, और फिर एक वो आपको पता है ऊपर जो ग्रामर स्कूल और फलाने स्कूल। तो वहाँ पर भी ऐसे ही तबकाती निज़ाम के हिसाब से स्कूल है या कुछ और है? अच्छा साहब, यहाँ पे स्कूल ज़रूर हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन यहाँ के जो सरकारी स्कूल जिनको आप कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट या उनका तरीका इतना अच्छा है, या एजुकेशन इतनी अच्छी है कि आपको कभी ये फ़ील नहीं होता कि आपका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसको कंपैरेटिव एज नहीं है किसी दूसरे स्कूल के मुकाबले में। मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में गए, और ना सिर्फ सरकारी स्कूलों में गए बल्कि काफ़ी अच्छे ग्रेड्स उन्होंने मेंटेन किए, और माशाल्लाह से हमेशा एक टॉप परफॉर्मर है। तो मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मैंने यहाँ के प्राइवेट स्कूल में डालता, कि उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं थी। बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पे। सरकारी स्कूल का यहाँ पे इस तरह से होता है कि आप जिस एरिया में रहते हो आप इतना टैक्स दे देते हो वहाँ पे कि उसी के अंदर आपके स्कूल की फ़ीस भी काउंट कर ली जाती है। तो आपको अलग से कोई फ़ीस नहीं देनी होती। साल के शायद $150-200 देने होते हैं, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, फैमिली सिस्टम कैसा है? जैसे हमारे पाकिस्तान में एक खासा है जॉइंट फैमिली सिस्टम का,
तो अमेरिका में ऐसा है या बिल्कुल भी नहीं? नहीं जी, अमेरिका जब यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया था और डिज़ाइन किया गया था अशर साहब, तो ये हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है कि वो एक इंडिविजुअल के गिर्द या एक आदमी के गिर्द किया गया था कि एक इंसान अगर इतना कमाएगा तो इतना सुकून से रह लेगा। जो वजह बनती है कि अमेरिका के अंदर हस्बैंड वाइफ या आप और आपका स्पाउस दोनों जॉब करते हैं, क्योंकि एक इंसान के गिर्द वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, वो फाइनेंशियल सिस्टम, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो घर को भी अफोर्ड कर सकते हैं और फैमिली भी चला सकते हैं, सारा कुछ है। एक इंसान के काम करने पे यहाँ घर उस तरीके से नहीं चला करते, या फिर आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, जस्ट इन केस जैसे पाकिस्तान में किसी शख्स की, मतलब मेरी आज अगर नौकरी छूट जाए तो पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि 2-4 महीने 5 महीने में निकाल दूँगा। अमेरिका के निज़ाम में, अमेरिका की मार्केट में जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं उसमें कोई शख्स जो वहाँ का सिटीज़न हो बाकायदा, जिसको हेल्थ केयर सिस्टम और तालीम वगैरह मुफ्त हो, तो बग़ैर जॉब के या कोई भी बग़ैर अर्निंग्स के 2-3-4 महीने सिस्टम में निकाल सकता है या उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे? नशर साहब, इस यहाँ का सिस्टम आपको जो है ना इतना ज़्यादा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है कि आप अगर जॉब छूट जाती है आपकी, तो आपको नेक्स्ट महीने 2 महीने के अंदर इंतज़ाम अपना करना पड़ता है। 5-8 महीने, साल गुजारना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपकी सैलरी का तकरीबन 45-50% आपको देना शुरू कर देती है जो आप अर्न कर रहे थे 1 साल के लिए लोग। लेकिन उस 1 साल में आपको जॉब ढूंढनी होती है, ना सिर्फ जॉब ढूंढनी होती है, अपनी फैमिली को दोबारा से उस ट्रैक पे लाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि आपकी इनकम तो, आपके एक्सपेंसेस तो उसी लिहाज से होते हैं जो आपकी इनकम थी। तो वहाँ पे आप फंस जाते हो। 1 साल आपको मैक्सिमम मिलता है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि आप वापस ट्रैक पे आ जाओ, वरना फिर आपको डाउन साइज़ करना पड़ता है, घर छोटा लेना पड़ता है और चीज़ें डिफरेंट तरीके से देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ बहुत जल्दी आप गिर जाते हो, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान की बनस्पत। और एक छोटी फैमिली के लिए कितने $1000 पर मंथ अगर अर्निंग हो तो वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं, आप किस तरीके की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर एक छोटी फैमिली है, नॉर्मली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं और 2 बेडरूम 1.5 बाथ के अंदर वो रह रहे हैं, तो उनका रेंट बन जाता है तकरीबन $1600 महीना एक एवरेज एरिया के अंदर। फिर उनकी ग्रॉसरी बन जाती है करीबन $900-1000 की। तो अगर आप टेक होम $4000 के करीब ला रहे हैं, 3500 से 4000, तो आपका गुजारा हो जाता है, मतलब आपका गुजारा अच्छा डिसेंट हो जाता है काफ़ी। अच्छा, जो मैं फैमिली सिस्टम की बात कर रहा था आपसे, मैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहा था कि वहाँ ऐसा है, वो कि हम सब लोग जानते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर बात है आप सिस्टम में रह रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अभी क्या निज़ाम है। कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ जाके रहती है वो भी गोरों की तरह एक वक्त में आके माँ बाप से अलग हो जाती है, उनको ओल्ड एज होम में भेजना प्रेफर करती है, या वो माँ बाप खुद जाना प्रेफर करते हैं, या पाकिस्तान की तरह जुड़ के रह रहे होते हैं, दादा दादी नाना नानी फिर उनके बच्चे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ एक घर में रह रहे हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बात की थी कि यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक इंसान की सैलरी के गिर्द घूमता है, इसी तरह से जो यहाँ का रेजिडेंशियल सिस्टम है या यहाँ का घरों का डिज़ाइन है वो इस तरह के हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते वो, इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप बहुत बड़ा घर लेने नहीं जा रहे तो आपके इतनी जगह नॉर्मली आपकी इनकम के लिहाज से नहीं होती कि आप पूरी फैमिली पाकिस्तान की तरह रखो। तो यहाँ ये चीज़ मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब बच्चा 16-17 साल का होता है तो माँ बाप बोलते हैं कि जाओ बाहर जॉब करो, जो कि पाकिस्तान से जब हम आए थे हमारा माइंड सेट ये था, नहीं जी हम तो अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते जॉब करो, हमने तो 24 साल की उम्र तक जनाब जॉब नहीं की थी, माँ बाप ने बोला था बिल्कुल सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे। तो यहाँ का सिस्टम वो इसीलिए है कि मतलब आपको उस फाइनेंशियल ग्राइंड के अंदर आप उसको उस जॉब और उस तमाम चीज़ों के लिए बच्चे को पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में हम उस तरीके से नहीं करते बच्चों को। तो वो चीज़ है। और दादा दादी और एक्सटेंडेड फैमिली जो है, हस्बैंड वाइफ इतना बिज़ी होते हैं या जॉब कर रहे हैं या सारी चीज़ें कर रहे हैं कि अगर वो घर पे नहीं हैं 5-6-7 बजे तक शाम में और माँ बाप घर पे हैं, तो दैट मीन्स उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि आप यहाँ पे आपने बहुत ही कॉन्सेप्ट देखा है कि ओल्ड एज होम्स का, और जहाँ पे ये तमाम आपके माँ बाप को आप वहाँ पे मुंतकिल कर देते हो, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी उन्हें सपोर्ट मिलती है। आप जाके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपसे बेहतर वो लोग रह रहे हैं, आपके माँ बाप। अच्छा, और वो पेड होता है या वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से?
उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आप लो इनकम हो, आपका प्रोग्राम है, अगर आपने लाइफ टाइम जॉब की है, उनके माँ बाप ने जॉब की है, तो उनके टैक्सेशन से उनके सर्टेन अमाउंट ले लिया जाता है, तो उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी किया तो भी ऐसी एड मौजूद है जो उनको मिलती है, और जो कि उनको बहुत साफ़ सुथरी लिविंग वहाँ पे देती है। तो वहाँ पे उनको एज सच ऐसी कोई दुश्वारी नहीं होती इसके अंदर कि उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपने बारे में सोचना पड़े कि किस तरीके से हम पैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा शक्ल, अमरीकी माशरे में कोई 2-3 चीज़ें हमें बताएं जिसको देख के आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए, और जो पाकिस्तानी यहाँ से जाता है अमेरिका फिर वहीं रहता है, वो कौन सी 1-2 खुसूसियात हैं जिसको देख के वो ठहर जाता है वहाँ पे उनके माशरे की? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँगा कि हमेशा ये पता होता है कि घर से निकल रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं, या बच्चा घर से निकल रहा है। मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, वो रात को कभी देर हो जाती है, तो कभी ये फ़िक्र नहीं हुई कि क्या होगा, कोई मोबाइल तो नहीं छिन जाएगा, या कोई हमला तो नहीं कर देगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, जो कि कॉमन है। हर इंसान जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे पुलिस वालों से डर नहीं लगता अशर भाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे ये डर नहीं लगता कि बच्चे को किसी पुलिस वाले ने तो नहीं रोक लिया होगा, जैसे पाकिस्तान में हमारे माँ बाप को लगा करता था कि भाई चोरों से डरें या पुलिस वाले से डरें, ये नहीं समझ में आता था उन्हें तो पहले। तो पुलिस वाले से डर नहीं लगता, आपको बहुत सेफ़ महसूस होता है। तो सोसाइटी के अंदर जो वो सेफ्टी है, जो एक लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम है, वो बहुत अच्छा है। आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, आपकी स्ट्रीट्स, आपकी सड़कें, आपके तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना अच्छा है कि आपको कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। आप जो एंटिसिपेट करते हो टाइम, हमेशा आपको पता होता है कि अगर सुबह 7 बजे मुझे किसी के निकल के जाना है और 45 मिनट की ड्राइव है, तो आप अगले 4 महीने बाद का भी बता सकते हो कि 4 महीने बाद अगर मुझे इस दिन इस जगह इतने बजे जाना है तो रश आवर इतना होता है, तो मैं कितने बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कभी इतना ट्रैफिक जैम हो गया कि आप फंस गए, कभी इतना ट्रैफिक जैम नहीं है कि आप एंटिसिपेशन ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में परफॉर्म करना चाहते हो, प्रोडक्टिव होना चाहते हो, जब आप अपनी जॉब में एक्सेल करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड आप एक्सपेक्ट करते हो कि सोसाइटी आपको दे, कि सड़कें सही हों, निज़ाम सही हों, आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का जो है आपको अंदाज़ा हो कि आप कितनी देर में पहुंच जाओगे और काम कर लोगे अपने। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। इन एडिशन टू बहुत सारी ऐसी चीज़ें और हैं जो कि उनकी आप लिस्ट पे बात करना शुरू कर दो, लंबी बात हो जाएगी उसके ऊपर भी। और जो हम यहाँ सुनते हैं वो कुछ परेशान कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से बैठ के लगती हैं, आप बताएं इनमें कितनी हकीकत है। गन कंट्रोल का मसला है कि कोई बच्चा गया स्कूल में गया, फायरिंग कर दी, 25 बच्चे मार दिए। फिर दूसरा मसला, बच्चा बाहर निकले तो पुलिस वालों से या किसी और से, चोरों से डर नहीं होगा, लेकिन वो ड्रग्स में पड़ सकता है, वो अल्कोहल में पड़ सकता है। वो सोसाइटी इस चीज़ के लिए ज़रा खुली है, ख़ासतौर पर टीनेजर्स पड़ जाते हैं। तो ये मसाइल हैं, वाकई में आपको तशवीश लाहक होती है कभी इस चीज़ को देख के? बिल्कुल जी, अगेन डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, किस हलके में हैं, एरिया बहुत डिपेंड करता है। गन कंट्रोल की जहाँ तक बात की जाए अशरफ भाई, मैं ऐसा समझता हूँ कि गन इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है। अगर एक पिस्तौल कहीं पड़ी है, कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक माइंड सेट है कि उसे अगर सही माइंड का इंसान उठाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करेगा, उसके लिए गलत माइंड का इंसान उठाता है तो वो गलत यूज़ करेगा। गन को छोड़ दीजिए जनाब, आप अगर किसी गाड़ी की बात ले लें, अमेरिका में एक गाड़ी भी वेपन समझी जाती है। अगर उसको आप सर्टेन स्पीड से ज़्यादा भगा रहे हो या तेज़ जा रहे हो, या ये होता है कि वो वेपन बन जाता है, आपके अगेंस्ट डिफरेंट किस्म का केस लॉन्च होता है। फिर इसी तरह से आपका जो फिस्ट है, आपका मुक्का है, वो भी एक तरह से वेपन है। अगर आप प्रोफेशनल कोई इस तरह के आदमी हो, जो आप बॉक्सर हो या कुछ हो, तो ये तो जनाब हर चीज़ वेपन है। हम गन को वेपन समझते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं समझते, जो कि गलत है। हमें ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए अपने माइंड में। तो गन कंट्रोल का मसला है, चीज़ें हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट लॉज हैं, सारी चीज़ें हैं। अमेरिका का कानून कहता है कि आप अपने लिए गन उठाओ। जो सही आदमी लाइसेंस लेके गन उठाता है वो हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए उठाता है, और जिसने गलत करना होता है अशरफ भाई, वो किसी भी सूरत में गलत करेगा। उसको गन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए चाकू काफ़ी है। जिसने माइंड बना लिया है कि उसने जाके बाहर जाके वायलेंस करना है, तो वो किसी भी चीज़ से कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तानी ओरिजिन जो अमरीकी हैं या कैनेडियन हैं, उनको या यूके के लोग हैं, उनको ख़तरा लाक हो जाता है कि उनके बच्चे बेरहमी का शिकार हो जाएंगे, टीन एज में कहीं लिव इन में रहना शुरू ना हो जाए, कहीं और मसले मसाइल में ना पड़े जाए, कोई जिनसी ताल्लुकात ना बना लें, तो माँ बाप डंडा तो उठा नहीं सकते। तो फिर उस सूरत में तरबियत के लिए हमारे ये जो ब्राउन पेरेंट्स हैं क्या करते हैं? कुछ
कर पाते हैं? बिल्कुल, स्कूलों में यहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि भाई 17-18 साल की उम्र तक जब आप पहुँचते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको ज़रूरत नहीं होती हर चीज़ में माँ-बाप से पूछने की। उससे पहले फिर आपके बच्चों की तरबियत आप ऐसी करने की कोशिश करते हो कि वो आपकी जो अपनी नॉर्म्स हैं, अपना जो ट्रेडिशन है उसे ना भूलें और वो आपको उसी तरह से फ़ॉलो करें, आपकी बात जिस तरह से आप करवाना चाहते हो। लेकिन फिर भी ज़हन में जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो आपकी एक टेंशन रहती है। वहाँ बात आ जाती है कि एज़ अ इमिग्रेंट आपने इतनी मेहनत की होती है, अपनी लाइफ के इतना टाइम दिया होता है, बच्चे बड़े किए होते हैं यहाँ पे। अब आप अपनी आइडेंटिटी जो आप शनाख्त रखते हो एज़ अ आपका भले जो भी दीन है, पाकिस्तान में रहते हुए इस्लाम ज़्यादातर होता है, तो आप चाहते हो आपका बच्चा भी वही फॉलो करे, आप उसको उस तरफ इंक्लाइन भी करना चाहते हो, सारी चीज़ें करते हो। लेकिन यहाँ के माशरे में वो जिन बच्चों से मिल रहा है, साथ बैठ रहा है, तो कभी कभी ये चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ के माँ बाप के लिए कि उसको उस तरीके से चलाना, उस तरीके से लेके चलना। फिर उस वक्त एक पॉइंट ऐसा आता है कि माँ बाप सोचते हैं अब हम ये मुल्क छोड़ देंगे और हम किसी और जगह चले जाएंगे, किसी ऐसे इस्लामिक मुल्क चले जाएंगे जहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा उनके लिए लेट हो जाता है। लेकिन जनाब मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों ने बिगड़ना होता है वो बिगड़े हैं, और जिन्होंने नहीं बिगड़ना होता, आपको यहाँ पे आपको किसी दिन इंशाल्लाह आपको कुछ लोगों से बात कराएंगे, बल्कि आपका ताल्लुक़ आपका कांटेक्ट कराएंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मदरसे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, बाकायदा क्लासेस हो रही हैं, आलिम की क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को शुरू से लेके कैसे चल रहे हो। लेकिन जहन में हमेशा एक फ़िक्र रहती है, जैसे आपने ड्रग्स की बात की, स्कूल में यहाँ पे है ड्रग्स का रुझान है बिल्कुल। आपके बच्चे ने पढ़ना है तो आप हर वक्त उसके साथ नहीं है, वो पढ़ जाएगा इसके अंदर, और नहीं पढ़ना तो फिर उस बच्चे ने नहीं जाना उस तरफ। तो ये इस तरीके से है, लेकिन ये खदशात हमेशा। और एक और मसला है जिसको करंट जो गवर्नमेंट है उसको बड़ा सीरियसली लेती है, वो है LGBTQ का मसला, और नौजवानों में तो ये बहुत ही है। इस मसले को माँ बाप वहाँ पे कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर बात है आप भी एक जनरेशन अब बड़ी कर रहे हैं, तशवीश तो लाक होती है। फिर दूसरा वो जो इंटर रिलीजन मैरिजेज हो रही हैं उसमें अब काबिल एतराज़ नहीं है अमरीकी माशरे में। तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तानी ओरिजिन मुसलमान फैमिलीज होती हैं, हम लोगों के अंदर तो ये जाहिर बात है चीज़ नहीं है कि अगर कल को मेरा बच्चा जाके वो किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहे या ईसाई लड़की से करना चाहे, तो पाकिस्तान के कल्चर में इस चीज़ की बर्दाश्त नहीं है। वहाँ अब यहीं के लोग अगर जब वहाँ जाते हैं, उनके बच्चे अगर ये चीज़ चाहते हैं करना, तो रेजिस्टेंस करते हैं माँ बाप, या कहते हैं नहीं यार चलो अब सोसाइटी में आने की कॉस्ट तो पे करनी है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल का आंसर बहुत डीप है। लेकिन हाई लेवल पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ को हम जानते हैं कि जिनके बच्चों ने इंटर रिलीजन और किसी और रिलीजन में जाके शादी की, क्योंकि वो स्कूल उन बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ गए जिनका ताल्लुक़ डिफरेंट रिलीजन से था, और माँ बाप ने काफ़ी रेजिस्ट किया। हमने ये देखा कि शुरू के 2-3 साल माँ बाप नाराज़ रहे, मिले नहीं, काफ़ी चीज़ें की। फिर उन्हीं माँ बाप से हमने कुछ इस तरह की चीज़ें सुनी कि जनाब चलो सही है, अपनी फैमिली चला रहा है, किसी और रिलीजन में कर ली। वही माँ बाप फिर सपोर्ट में बोले, क्योंकि होता है ना, जब आप एक सर्टेन पॉइंट आता है, आपको पता है कि हम कुछ ना कर सके, तो चलो अब हम सपोर्ट में ही बात कर लेते हैं, सही है। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे बच्चों ने शादियाँ की और माँ बाप ने मिलना 2-4 साल के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद ज़िंदगियाँ वैसे ही नॉर्मल हो गई। और मैं इतना बताऊँ अरशद भाई आपको कि उन बच्चों ने बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ उन डिफरेंट रिलीजन के स्पाउस के साथ गुजारी भी, उनके अपने बच्चे हैं और सारी ज़िंदगी गुजर रही है, इतना कोई मसला उन्हें हुआ नहीं। लेकिन फिर भी एज अ माँ बाप हम हमेशा रेजिस्ट करते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ये। सही है। अच्छा, ट्रंप आने के बाद कहते हैं कि मुसलमानों पे बड़ी बुराई आई है, ख़ासतौर पे जो इमिग्रेंट फैमिलीज़ हैं, तो वाकई में ट्रंप घर घर जाके लोगों को, मुसलमानों को तंग कर रहा है, या ये परसेप्शन है? या अशर भाई, न्यूज़ के अंदर जब भी जो चीज़ें हम सुनते हैं ना, उससे आम दुनिया थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, बल्कि मैं कहता हूँ काफ़ी मुख्तलिफ होती है। मैं यहाँ पे काफ़ी बड़े हलके को जानता हूँ देसी लोगों के, जो कि मुसलसल ट्रैवल करना होता है, और उनका ट्रैवलिंग उनका एक ख़ास तौर पे हिस्सा है उनके काम का, जो कि इस मुल्क से बाहर आना जाना भी करते रहते हैं। मेरी बात हो रही है रिसेंटली, बहुत लोगों से बात हुई, अभी रिसेंटली मेरी वालदा ने ट्रैवल किया, शी इज़ ऑन ग्रीन कार्ड एंड एवरीथिंग। किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस वक्त जो ट्रंप का क्रैकडाउन है, या जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजर्स ले रही है, वो ऐसे लोगों के अगेंस्ट ले रही है जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या किसी ऐसी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ है जहाँ पे वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे थे, या लोगों को वो
किसी ख़ास कॉज़ के लिए उकसा रहे थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे बिल्कुल वो क्रैकडाउन कर रहे हैं उनके लिए और उनको पकड़ रहे हैं। आइस के नाम से एक टीम तश्कील दी हुई है, कुछ और ऐसी टीमें हैं जो जा रही हैं। यहाँ पे एक डेवॉन का एरिया है शिकागो के अंदर, वहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने लोगों को ये मालूम किया कि उन लोगों को ख़ास तौर पे ढूंढा जो इन्वॉल्व थे किसी चीज़ के अंदर। वरना आम मुसलमान, आम इंसान, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं एज़ अ मुसलमान मस्जिद जाता हूँ, तमाम लोगों से मिलता हूँ, हमारी कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं। हम अभी इस्लामिक स्कूल पे यहाँ पे काम कर रहे थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से उस पे काम किया और सारी चीज़ें चल रही हैं। पुलिस और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हमारे साथ मौजूद होते हैं, वहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। मैं ख़ुद यूएस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ और कभी भी मुझे ऐसी कोई भी चीज़ फ़ील नहीं हुई जहाँ पे मैं बोलूँ कि नहीं जी ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने नहीं देखा। सही है। अच्छा, दूसरा एक मुआशरे का कंपैरिजन इखलाकी तौर पे अगर करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे है कि किसी के आवाज़ें कसना या कोई काला है या मोटा है या गिट्ठा है या लंबा है, उसके बारे में किसी को आवाज़ कस देना, या कराची की लैंग्वेज में एक ज़माने में वो सेक्टेरियन मामला बहुत हो गए कि तो शियाओं को खटबल कह देना, सुन्नियों को पिस्सू कह देना, पता नहीं क्या क्या लोग आवाज़ें कस देते थे। तो अमरीकी माशरे में अगर ऐसा कुछ होता है तो कानून की कोई पकड़ है, इखलाकी पकड़ है, या वहाँ पर भी यही हालात है? जी बिल्कुल। यहाँ आके मैंने पहली चीज़ जो महसूस की, बहुत सारी चीज़ों में से अभी आपने मुझे ये सब याद दिला दिया। मैंने ये महसूस किया कि ये जो चीज़ है कि आप लोगों को कॉल आउट करते हैं बाय देयर डिफरेंट नेम्स एंड एवरीथिंग, वो सब यहाँ पे मौजूद था ही नहीं इस सोसाइटी के अंदर। इस सोसाइटी के अंदर अमेरिकन माशरे में चक्कर ये है कि लोगों का खाने का रुझान बहुत है, लोग वेट बहुत गेन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट और तमाम चीज़ों पर बहुत फोकस करते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट एथलीट साइड पे होते हैं। तो हर तरह का इंसान मिलेगा। कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा जिसको शौक़ है कि लाल कलर के जूते पहने और लाल कलर के सारे कपड़े पहने। आप कुछ भी करके निकल जाओ, आप कुछ भी कर लो, किसी शख्स को कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है कि आपको आवाज़ कसे, आप पे मुस्कुराए, आप पे हंसे। अगेन वही वाली बात आ जाती है। मुझे ये लगता है कि हर इंसान को सिर्फ इंसान के तौर पे देखता है और वही समझता है कि इसको इतना फ्रीडम है इसके दिमाग के अंदर कि ये जैसे चाहे, जो चाहे अपनी ज़िंदगी में करना चाहे वैसे रह सकता है। हमें कोई हक़ नहीं है कि इसकी जो पर्सनल ज़िंदगी है उसके अंदर हम किसी भी किस्म की मुदाखलत करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा है मैंने, जो कि बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है इस माशरे के अंदर। अच्छा, और स्पेशल लोगों के बारे में कैसे बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है अमरीकी माशरे का? फॉर एग्जांपल, खुदा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का बच्चा अगर किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार हो तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लोगों के वर्क प्लेस पर बर्ताव से लेके आम जिंदगी में लोगों का बर्ताव एक स्पेशल बच्चे से कैसा होता है या स्पेशल बंदे से अमरीकी माशरे में? स्पेशल, अगर आपके किसी भी घर में ऐसा बच्चा है जो मौजूद है या इस सोसाइटी के अंदर लोग ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके लिए हर विसिनिटी के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर एरिया के अंदर ऐसे इदारे और ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जो ख़ास तौर पे आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, उनको तमाम किस्म की सर्विसेज देते हैं। अच्छा, वहाँ पे आपका मेडिकल इतना मैटर नहीं करता कि वही वाली बात है कि अगर आपकी इनकम नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं इस सिलसिले में, तो वो सारा फिर गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। गवर्नमेंट के ख़ास फ़ंड्स होते हैं, फिर उसके अलावा डिफरेंट इदारे हैं जिनके फ़ंड्स होते हैं, वो काम करते हैं। छोटी सी मिसाल है कि अगर आप, अभी मैं अपने एरिया में यहाँ पे बैठा हूँ, अगर आप किसी भी सड़क के कोने पे जाके खड़े हों तो आपको एक ख़ास किस्म का हर कोने पे ज़मीन के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है जिससे जो ब्लाइंड लोग हैं वो फील कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ से हमने चलना है। यहाँ पे लाजमी है कि जो कर्ब हैं, जो दुकानें हैं, जो स्टोर्स हैं, उनमें हमेशा ऐसे इस किस्म का, जी बिल्कुल, कर्ब उस तरीके से बनाया जाता है कि आपकी जो एक्सेसिबल गाड़ी है, व्हीकल है, आपकी व्हील चेयर है, कुछ भी, वो आराम से चढ़ सके, उतर सके। तो स्पेशल इंसान का जिस तरह से ख्याल किया जाता है, तो ये वो मुआशरा है जहाँ पे स्पेशल इंसान ये समझने लगता है कि मैं एक आम इंसान की तरह हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी स्टोर के आगे बैठा हूँ तो मैं अपनी व्हील चेयर पर हूँ, इस वजह से मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। उसके लिए ख़ास अलग से इंतज़ाम होता है। आप किसी भी पब्लिक पार्क में चले जाएं, आप किसी भी जिम पे चले जाएं, रेस्टोरेंट पे चले जाएं, उनके लिए रैंप्स होते हैं, उनके लिए प्रॉपर ऐसी जगह होती है स्पेशल। हर रेस्टोरेंट में मैंडेटरी उनकी सीट्स होती हैं जो कि ज़्यादा कुशादा होती हैं कि आप आराम से बैठ सको। तो आपको स्पेशल अफराद के लिए हर जगह ऐसी फैसिलिटेशन मिलेगी कि उनको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि वो इस माशरे से या इस आम आदमी से हट के हैं कोई। अच्छा सैकल, एक चीज़ और शायद मिसकंसेप्शन है
कि अब पाकिस्तानी जब अमेरिका में इमिग्रेशन हो जाती है उन लोगों की, चले जाते हैं। अब पिछले 5-10 सालों में मैं सुनता रहा हूँ कि वो उन्हीं इलाकों में मूव करते हैं, ज़्यादातर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर देसी ज़्यादा आबाद होते हैं। तो क्या वाकई में ये ऐसा है? बिल्कुल, शुरू में ऐसा ही होता है कि ज़्यादातर देसी इलाके को लोग प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो थोड़ी सी एक सपोर्ट समझते हैं कि चलो हमारी ज़बान कोई समझ लेगा, और क्योंकि हमारा खाना हमें बड़ा मुख्तलिफ कर देता है दूसरी दुनिया से। मैं आपको बताऊं शर भाई, हमारे यहाँ जो आटा आता है, आटा गूंदा जाता है, हमारे यहाँ चावल जिस तरह से पकता है या बिरयानी जिस तरह से पकती है, हमारे यहाँ दूसरी चीज़ें होती हैं। फिर हमारी ज़बान है, फिर हमारा रिलीजन है इस्लाम, वो काफ़ी मुख्तलिफ कर देता है। और ख़ास तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा दीन, हमारी सकाफ़त, हमारी तमाम चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं जो बाकी दुनिया के दूसरे रिलीजन्स में फिर भी मुश्तरक हैं। इस वजह से हमारा देसी ख़ास तौर पे कोशिश ये ज़रूर करता है कि वो उस जगह पे रहे जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देसियों की है शुरू में। तो शुरू में लोग अक्सर ये करते हैं, और उसके लिए उन्हें पता है कि कौन से इलाकों में उन्होंने रहना है। क्योंकि कुछ हमारे इंडिया के जो मीडिया के भाई हैं वो लोग ऐसा दिखाते हैं फिल्मों में कि लोग अच्छा नहीं, लोग टेररिस्ट समझते हैं कि कोई मुसलमान है अगर अमेरिका में। तो ऐसा ही है कि कोई किसी अमरीकी गोरे के बराबर में अगर किसी मुसलमान का घर है तो वो बोलेगा अरे हाँ यार ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे बराबर में पाकिस्तानी मुसलमान रहता है, या वो कहता नहीं यार मेरे बराबर में टेररिस्ट रहता है? क्या समझता है वो? मैं इतना कहूँगा कि जहाँ पे अभी मेरी रिहाइश है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा बात कर सकता हूँ कि मैं अकेला ही मुसलमान हूँ इस पूरे इस स्ट्रीट के ऊपर। दोनों साइड के स्ट्रीट्स पे कोई एक दूसरा मुस्लिम नहीं है। ज़्यादातर मिडिल एज या तो अमेरिकन गोरी पॉपुलेशन है या कुछ इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है इस एरिया में। और तमाम लोगों से मेरी मुलाकात होती है, मिलते हैं हम साथ में, बल्कि काफ़ी हम में से लोग हैं जो पिकल बॉल खेलते हैं। जाके हमारा एक गेम है यहाँ पे बड़ा मकबूल हो रहा है अमेरिका के अंदर, पिकल बॉल, तो वो खेलते हैं। और कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, इनका पार्ट नहीं हूँ। हाँ, कुछ जगहों पे मुझे एहतियात करनी पड़ती है कि जब रेस्टोरेंट साथ जाते हैं या कहीं जाते हैं और हलाल क्योंकि हमारा मीट है, सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है कि मैं उस तरीके से नहीं खा सकता उनके साथ। बाकी मुझे कभी किसी ने ये महसूस नहीं कराया कि मतलब मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, या मैं मतलब कोई और टेररिस्ट आ गया हूँ, जो कि हमारे जहन में एक होता है। फिर ऐसे इक्का दुक्का केसेस होते हैं, जिस पे एक छोटा सा केस ज़रूर आपको बताऊंगा कि जब ट्रम्प की पहली टर्म थी और उसमें रोड पे हम वॉक कर रहे थे, क्योंकि हमारी ब्राउन शक्लें थी, तो कुछ लड़के, यंग स्कूल के लड़के इस तरह से जा रहे थे गाड़ी के अंदर, जिन्होंने चलते चलते हम पे एक आवाज़ कस दी थी कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, यू नो यू। फिर आगे उन्होंने बात की कि ब्राउन लोग जो भी है। तो इस तरह की चीज़ ज़रूर हुई और हो जाती हैं, लेकिन उन इंसिडेंट्स को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुआशरा ऐसा है ओवरऑल। तो वो आपने रुक के रिपोर्ट किया या आपने अवॉइड किया? नहीं जी, रिपोर्ट कर सकते थे उसको, ये बहुत बड़ा मैटर है कि कोई आपको इस तरह तरीके से बोले, लेकिन हमने जाने दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तो बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो एक शरीर किस्म का आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कीजिए। चलिए, आप कहेंगे तो मैं काट भी दूंगा इसको। ज़ाहिर माशाल्लाह खूबरू नौजवान है, मैं तो आपको जानता हूँ बहुत पहले से, तो खूबसूरत नौजवान है। अमेरिका गए होंगे, किसी गोरी ने आपको पसंद किया हो, या आपका दिल किसी गोरी पर आ गया हो और उसके बाद भाभी ने कहा हो कि आखिरी बार माफ़ कर रही हूँ, आइंदा ना हो। तो कुछ ऐसी गलती हुई? अशरफ भाई, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बिल्कुल मौजूद हैं, और उसमें ये है कि सबसे अच्छा जो आपके साथ होना चाहिए, जो शायद मेरे साथ हुआ होगा, कि घर तक बात नहीं पहुंची और बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। फिर बाद में मजाक में, और क्योंकि इतना बेगम से रिलेशनशिप है कि मजाक में वो बातें ज़रूर की। तो बिल्कुल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। जिम पे ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पे अच्छी दोस्ती हो गई और काफ़ी कुछ था। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हम ब्राउन लोगों को ना एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, हमें एक सेंसिबल इंसान समझा जाता है, और वो अट्रैक्शन हमारे अंदर मौजूद है जो इस सोसाइटी के भी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती है, कि उन्हें पता है कि हम महज़ब लोग। हाँ, ये आपने जो एक बात कही है, ये मैं पूछना चाह रहा था। आज भी मैंने सुना है कि जो गोरियां हैं वो ये देखती हैं कि लॉयल मर्द जो होता है वो पाकिस्तानी या इंडियन ऑरेंज ही होता है, ऐसा है? जी बिल्कुल, उनको ये बहुत अच्छी तरह, अब तो इतने पाकिस्तानी और इंडियंस हैं कि उन्हें ये बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये ना सिर्फ लॉयल होते हैं,
ये अपने फोकस्ड होते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी फ्यूचर के ऊपर। अगर ये अपने फ्यूचर पे फोकस है, इसका मतलब ये अपनी पूरी फैमिली के फ्यूचर के ऊपर। तो जो गोरी या जो अमेरिकन खातून, अगर एक मर्द यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तानी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको ये पता होता है कि उसका फ्यूचर एक सिक्योर हाथों में है। और ऐसे कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनकी शादियाँ गोरी लड़कियों से हुई हैं, और जब भी उनसे बात होती है वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला था। इवन दो अपने ख़ानदान के विल के अगेंस्ट गई थी, शुरू में टर्बुलेंस थी लाइफ में, मसाइल हुए थे ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ गुजरी उनकी। अच्छा, आपकी फ़्लाइट स्मूथ है या कोई टर्बुलेंस है जिसकी बुनियाद पे आप चाहें कि यार मैं अब मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान में मूव कर जाऊँ? ऐसा दिल होता है अब किसी वजह से, और अगर है तो किस वजह से? शुरू में अशर भाई, पाकिस्तान जब 3-4 साल शुरू के थे तो पाकिस्तान मूव होने का बहुत इरादा था, पक्का जहन में था कि 5 साल में मैं यहाँ से सर्टेन अमाउंट जमा करके निकल जाऊँगा, सिटीजनशिप भी हो जाएगी, जब फ्यूचर में आना होगा तो आऊँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि मैं नहीं कहूँगा मैं उस मुल्क से बिलोंग करता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन जब मवाजना करना शुरू किया, चीज़ें हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में पता चला कि नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जाना एक सेफ़ बैट होगी और सेफ़ अप्रोच होगी। तो नहीं हुआ बिल्कुल। फिर उसके बाद एक पाकिस्तानी हमेशा क्या सोचता है, वो पाकिस्तान से हटता है, वो मिडल ईस्ट को सोचता है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, सारा कुछ। फिर ये हुआ कि जी वो इस्लामिक माशरा है, सारा कुछ है, मैं मिडल ईस्ट चला जाता हूँ, वहाँ रह लूँगा, ताकि बच्चे जो है ना वो एक इस्लामिक माशरा देख लें। लेकिन अशर भाई, मैं इतना कहूँगा कि उस माशरे में भी जो चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं और जो तमाम मसाइल हैं, हमें ऊपर से लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से अगर आप जाके देखें तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आप उल से निकले और चुल में फंस गए, तो वो वाला चक्कर भी नहीं चाहता इंसान। तो फिर इंसान फिर अमेरिका में ही कहता है कि यही सही है जी, उल सही है, चुल भी छोड़ दो फिर। सही है। अच्छा, बस आखिरी सवाल, कुछ हमारे यहाँ कहते हैं सियासत बड़ा गंदा धंधा है, तो लोग अपने बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते। अमरीकी सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? कि आप अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई हम तुम मिडिल एज में या बहुत अर्ली एज में आए थे, तुम लोग बाय बर्थ अमरीकी हो, तुम लोग यहाँ की सियासत में हिस्सा लो, या वहाँ की सियासत भी इतनी गंदी है जितनी पाकिस्तानी है? नहीं जी, अमेरिका की सियासत बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। अमेरिका की सियासत में एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाते हो, और मेरा जो बच्चा है वो इनफैक्ट एक यहाँ की काउंसिल है जिसका मेंबर है, और मैंने बहुत पुश किया है, क्योंकि हमारी जो पिछली जनरेशन है मुसलमानों की, उसने सियासत में बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया है अमेरिका की, जिसकी वजह से हमें उस तरह की वॉइस नहीं मिली सोसाइटी के अंदर जो हमें मिलनी चाहिए थी। तो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके साथ काम भी करता हूँ, जो कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, कि हम जो है ना अपनी जो प्रेजेंस है वो भी सोसाइटी को दिखा सकें कि हम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें मस्जिदों की ज़रूरत पड़ती है, हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्कूलों में हलाल फूड के लिए ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारा बच्चा सारी चीज़ें नहीं खा सकता और स्कूल लंच सर्व करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो उस पर काम कर रहे हैं, मेरा बच्चा इन्वॉल्व है उसके अंदर। और जो नई जनरेशन है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो काफ़ी उसका रुझान है यहाँ की सियासत में जाने के लिए, जो कि इससे पहले हमारे पुराने जो 70s में लोग आए थे उनका बिल्कुल भी रुझान नहीं था, क्योंकि वो एक एम जहन में लेके आए थे कि जनाब ये एक गड्ढा है, इसमें से जितना खोदना है खोद के निकाल के वहाँ ले जाएंगे, और हम तो यहाँ मुसाफिर हैं। तो वो मुसाफिरों वाली चीज़ अब आगे नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर अब मुसलमान मुस्तकिल तौर पर आबाद होना शुरू हो गए। सही है। चलो साइकिल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी चीज़ों पे आपने बड़ी कुछ मुतनाज़ चीज़ों पे बड़ी प्यार से आपने बड़े सहल अंदाज में क्लैरिटी दी है। एयरपोर्ट अच्छे नहीं लगते मुझे भी पाकिस्तान के, जब कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा होता है या कोई शौहर अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए और उन चीज़ों के लिए जा रहे हैं जिनका जिक्र अभी आपने पिछले 1 घंटे में किया है। तो खुदा करे कि हमारे पास भी ये जो मसाइल हैं इनका हल हो, और लोग एयरपोर्ट से टूरिज़म के लिए ज़रूर जाएँ, हमेशा के लिए ना जाएँ। बड़ी दिलखराश लम्हात हो जाते हैं। तो खुदा करे हमारे मुल्क में भी मज़ीद बेहतरी आए, और हम इखलाकी तौर पे भी कुछ चीज़ें किसी से भी सीखने में कोई कबात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।